नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम अरविंद है। तो चलिए अब ये पॉडकास्ट अरविंद जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने हिमाचल के उस वीरान पहाड़ी हाईवे पर देखा और महसूस किया, वो किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान की रातों की नींद उड़ा सकता है। आज सालों हो गए हैं उस घटना को हुए, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ट्रक ड्राइविंग के दौरान इतना खौफनाक हादसा होगा। लेकिन अब मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, सीधा उस रात की कहानी बताता हूं। उस दिन की शुरुआत कुछ अजीब थी। जुलाई का पहला हफ्ता था। पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और आसमान काले और डरावने बादलों से घिरा हुआ था। उस मौसम में बारिश आम बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की बारिश में कोई अजीब सी बेचैनी थी। ट्रक का इंजन जोरों से गूंज रहा था और सामने की पहाड़ी सड़क बारिश और मिट्टी के कारण बेहद फिसलन भरी हो चुकी थी। मैं अपने पुराने साथी विक्रम के साथ मंडी से कुल्लू की तरफ एक लंबा माल भरा सफर तय कर रहा था। विक्रम मेरा भरोसेमंद खलासी है जो पिछले कई सालों से मेरे साथ है। हमारे बीच एक अजीब सी दोस्ती और समझदारी है। लेकिन उस दिन की यात्रा में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अंदर से एक अनजाना डर बैठा हुआ था। रात के लगभग 9:26 रहे थे और हम एक घने जंगल से होकर निकल रहे थे। उस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद थी। बारिश की बूंदें विंडशील्ड से टकरा रही थीं और वाइपर लगातार आवाज करते हुए चल रहे थे। आसपास सिर्फ घना अंधेरा और गीले पेड़ों की डरावनी आकृतियां दिख रही थीं। ट्रक की हेडलाइट्स ही इकलौती चीज थी जो हमें रास्ता दिखा रही थी। अचानक 9:39 के करीब सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और उसका चेहरा किसी बिना जान के चेहरे जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और विक्रम से पूछा, भाई क्या इसे बिठा लें? विक्रम ने थोड़ी देर तक उसे घूरा और फिर बोला, अरविंद भाई, इस समय इस वीरान जगह पर कोई यूं अकेला कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे अंदर भी कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैंने ट्रक किनारे रोक ही दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो आदमी बिना कोई सवाल किए चुपचाप चढ़ गया और सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधी आत्मा को भेदती थी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने बिना मेरी तरफ देखे बेहद ठंडे लहजे में जवाब दिया, आप जहां जा रहे हैं मुझे वहीं छोड़ देना। उसकी आवाज सुनते ही दिल में एक झटका सा लगा, लेकिन मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया। विक्रम ने भी अब बोलना बंद कर दिया था और ट्रक के अंदर एक गहरा सन्नाटा फैल गया था। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। इंजन हल्के झटके देने लगा, स्पीडोमीटर ऊपर नीचे कूदने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे ट्रक पर अचानक कोई भारी चीज चढ़ गई हो। तभी उस आदमी ने बेहद ठंडी मगर हुक्म देती आवाज में कहा, यहां रोक दो। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी जिसे टालना मुश्किल था। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया और ट्रक एक झटके से रुक गया। अब बारिश तेज हो गई थी और वाइपर की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने बगल में देखा तो वो आदमी वहां नहीं था। मैंने चौंक कर विक्रम से पूछा, विक्रम, वो बंदा कहाँ गया? विक्रम ने मेरी तरफ घबराई आंखों से देखा और बोला, भाई वो तो ट्रक में चढ़ा ही नहीं था। आप किससे बात कर रहे थे? मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने खुद उसे ट्रक में चढ़ते देखा था। अब वो नदारत था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक की खिड़की पर एक लाल निशान था, जैसे किसी खून से सने हाथ ने छू दिया हो। ट्रक के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर हमें किसी औरत की धीमी और कराहती हुई सिसकी सुनाई दी। विक्रम डर के मारे कांपते हुए चिल्ला पड़ा, भाई यहां कुछ ठीक नहीं है, जल्दी निकलो यहां से। मैंने घबराहट में ट्रक चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे जानबूझकर चुप बैठा हो। इस बीच वो रोने की आवाज और ज्यादा तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत अंदर ही कहीं जोर जोर से रो रही हो। मेरी और विक्रम की हालत बुरी हो चुकी थी।
जिस्म सुन्न पड़ने लगा था, पसीना ठंडा पड़ गया था। विक्रम की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत समेटकर एक बार फिर कोशिश की और इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को वहां से तेजी से निकाल दिया। जैसे ही वो मोड़ पीछे छूटा, बारिश अचानक थम गई। आसमान खुलने लगा और माहौल एकदम शांत सा हो गया, लेकिन अंदर की घबराहट अब भी जस की तस थी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद हमें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। ये जगह शिमला जिले की सीमा पर एक पुराने रास्ते के पास थी। ट्रक रोकते ही हमने वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से उस जगह के बारे में पूछा जहां वो अजीबो गरीब शख्स मिला था। दुकान पर बैठा एक बुजुर्ग कुछ देर हमारी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, तुम लोग बहुत बड़ी आफत से बाल बाल बचे हो। जिसे तुमने ट्रक में बिठाया था वो कोई जिंदा इंसान नहीं था। मैं और विक्रम सकते में आ गए। मैंने जल्दी से पूछा, क्या मतलब चाचा, कौन था वो? उस बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, बरसों पहले उसी मोड़ पर एक ट्रक खाई में गिर गया था। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं अटक गई है। कहते हैं जो भी उसे लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब हमें यकीन हो गया था कि हमने जिसे अपनी गाड़ी में बिठाया था वो कोई सामान्य आदमी नहीं था, लेकिन डर का असली चेहरा तो अभी सामने आना बाकी था। हम दोनों दुकान की लकड़ी की बेंच पर चुपचाप बैठे रहे, उस आदमी की कहानी सुनकर जैसे जमीन ही खिसक गई हो। मैंने कांपते हाथों से चाय का कप उठाया, लेकिन उंगलियां थरथरा रही थीं। विक्रम ने मेरे कान में धीरे से कहा, अरविंद भाई, अब क्या करें? सफर रोक दें क्या? मैंने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, सामान तो पहुंचाना ही है विक्रम, लेकिन अब हर मोड़ पर सतर्क रहेंगे। दुकान वाला बुजुर्ग अब भी हमें एकटक देखे जा रहा था, जैसे कुछ और कहना चाहता हो। मैंने उसकी ओर मुड़कर पूछा, कुछ और पता है चाचा? कुछ ऐसा जो हमें जानना चाहिए? उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अगर तुम इसी रास्ते से वापस जाने वाले हो तो होशियार रहना। वो आत्मा आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। रात के अंधेरे में कई ड्राइवरों ने उसे दोबारा देखा है, कुछ तो आज तक लौटे ही नहीं। मैं उसकी बात पर पूरा यकीन तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो अनुभव कुछ देर पहले हुआ था वो झूठ भी नहीं हो सकता था। मैंने विक्रम से कहा, चलिए, रात लंबी है, रास्ता भी बाकी है। हमने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और ट्रक की ओर बढ़ गए। घड़ी रात के 1:35 दिखा रही थी। अब अंधेरा और घना हो गया था। इंजन स्टार्ट किया और ट्रक की हेडलाइट्स फिर से सामने के कोहरे को चीरती हुई चलने लगी। सड़क अब भी वीरान और नमी से भरी हुई थी। हर तरफ पेड़ झुके हुए थे और हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। हम दोनों ट्रक में बैठे बैठे चुप थे। दिमाग में अब भी उस सफेद कपड़ों वाले शख्स की तस्वीर घूम रही थी। करीब 30 मिनट बाद हम एक तीखे मोड़ पर पहुंचे। तभी अचानक ट्रक के सामने कुछ आया और मैंने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक झटके से रुक गया। विक्रम चौंक कर बोला, क्या हुआ भाई? मैंने उंगली से सामने इशारा किया। सफेद कपड़े पहने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई और ही गहराई थी, जैसे अंदर कुछ बहुत पुराना और दर्दनाक छुपा हो। उसने हाथ उठाया और सीधे हमें इशारा किया। विक्रम की आवाज कांपने लगी, भाई, अब की बार मत रुकना, चलो यहां से निकल चले। मैंने पहले ही ट्रक को गियर में डाल दिया था। जैसे ही एक्सीलरेटर दबाया, कुछ अजीब हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स एक झटके में बंद हो गईं और इंजन भी खुद ब खुद शांत हो गया। हमारी सांसें थम सी गईं। ट्रक के भीतर एक ठंडी हवा का झोंका घुस आया। तभी बगल में एक औरत की बेहद डरावनी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी न इंसानी थी न किसी जानवर जैसी। जैसे ही हमने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे एक लाल चुंदरी में लिपटी औरत खड़ी थी। उसके बिखरे बाल ठंडी हवा में लहराते हुए किसी झंझावात की तरह लग रहे थे और चेहरा जैसे किसी तेज आग में अधझला हो। उसकी आंखों से तेज रक्त जैसी रोशनी निकल रही थी और वो एक ठंडी खोखली हंसी हंस रही थी, जैसे किसी को धीमे धीमे निगलने वाली हो। विक्रम का शरीर कांपने लगा। वो घबरा कर चिल्लाया, अरविंद भाई, ये तो कोई मायावी औरत है। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक का इग्निशन घुमाया, लेकिन ट्रक जैसे निर्जीव पड़ा था। इंजन में जैसे किसी ने जानबूझकर जान न रहने दी हो। अब वो औरत ट्रक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका हर कदम और भी भयावह प्रतीत हो रहा था। फिर उसने अचानक एक झटका देते हुए चीखा,
मुझसे कोई नहीं बच सकता। और उसी क्षण चारों तरफ एक भयानक स्याह अंधकार छा गया। हम अब सड़क को नहीं देख पा रहे थे, न कोई मोड़, न कोई दूसरी गाड़ी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम इस दुनिया में नहीं, किसी और जगह फंस चुके हैं। विक्रम की आंखें डबडबा गईं। अरविंद भाई, लगता है अब नहीं बचेंगे। मैंने खुद को संभाला और गले में पड़ा हनुमान जी का लॉकेट कसकर पकड़ा। फिर आंखें बंद कर बजरंग बाण का जाप शुरू किया। जैसे ही पहला पाठ पूरा हुआ, ट्रक की हेडलाइट्स एकदम तेज चमकने लगीं और इंजन ने अचानक गर्जना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत क्लच दबाया और पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, वो औरत एक गहरे काले धुएं में तब्दील होकर हवा में बिखर गई। हमने राहत की सांस ली, लेकिन भीतर जो डर बैठ चुका था वो अभी भी हमारी रगों में कांप रहा था। रास्ता लंबा था और अब यकीन नहीं हो पा रहा था कि आगे क्या और कौन मिलेगा। हमारा ट्रक अब हिमाचल की ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी असामान्य थीं। विक्रम चुपचाप खिड़की की तरफ ताकता बैठा था। उसकी आंखें डरी हुई और खाली लग रही थीं। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा विक्रम, हिम्मत रखो। उसने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी हालत वैसी ही थी। मुझे एहसास था कि ये सब किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं था। ये रास्ता, ये जंगल, ये जगह, कुछ था जो असामान्य और रहस्यमयी लग रहा था। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स पर नजर डाली। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस औरत की झुलसी आंखें अब भी मेरे सामने घूम रही थीं। रात के करीब 1:45 चुके थे। आसमान से हल्की बारिश जारी थी और कच्ची सड़कें कीचड़ से लथपथ हो चुकी थीं। चारों ओर गहरा सन्नाटा और अंधकार पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार कुछ कम कर दी, क्योंकि अब रास्ता और भी फिसलन भरा हो गया था। इसी बीच एक अजीब एहसास हुआ, जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज चढ़ गई हो। मैंने तुरंत पीछे देखने के लिए साइड मिरर देखा, कुछ भी नहीं। विक्रम भी सतर्क हो गया। भाई, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ट्रक पर कोई भारी चीज चढ़ी हो? मेरा भी दिल सन्न हो गया। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क किनारे रोका। जैसे ही इंजन बंद किया, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से सीधे नीचे कूदी हो। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि विक्रम की चीख निकल गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और ट्रक के डैशबोर्ड से टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी ट्रक के ऊपर डाली तो सांसें थम गईं। वहां कीचड़ में भीगे कुछ भारी पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। इतने भारी पैरों के निशान और वहां कोई नहीं। मैं बिना समय गंवाए ट्रक में लौट आया और दरवाजा कसकर बंद कर दिया। विक्रम कांपते हुए बोला, भाई, वो पीछे है, वो छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक का इंजन चालू किया और पूरी ताकत से उसे सड़क पर दोबारा दौड़ा दिया। सामने सिर्फ स्याह अंधेरा, ना कोई चाय की दुकान, ना कोई होटल, ना कोई ढाबा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गुमनाम और खौफनाक रास्ते में फंस गए हों। तभी हमारी हेडलाइट की रोशनी में एक पुरानी टूटी हुई बस नजर आई। बस बिल्कुल जर्जर हालत में थी। खिड़कियां टूटी और अंदर गहरा अंधेरा था। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की और ध्यान से उस बस की ओर देखने लगा। तभी उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा ऐसा कि किसी को भी कंपा दे। उसकी आंखों में सफेदी थी, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेद रोशनी। उसने अपना एक हाथ हमारी ओर उठाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो। विक्रम की घबराहट और बढ़ गई। वो बोला, भाई, ट्रक मत रोको, ये कोई आम आदमी नहीं है। पर मैं भीतर से कुछ और महसूस कर रहा था। मैंने ट्रक को धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, वो आदमी अचानक गायब हो गया। हमारी आंखों के सामने था और अगले ही पल वहां कोई नहीं। मैं हैरान था। मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। विक्रम की घबराई आवाज आई, अरविंद भाई, चलो यहां से, ये इलाका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मैंने बिना कोई जवाब दिए ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और उस जर्जर बस को पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब मन में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। क्या वो इंसान असली था या किसी भयंकर दुर्घटना में मारा हुआ कोई भटका हुआ साया? हमने मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही तय किए होंगे कि चारों तरफ अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें रोकने की जिद कर रही हो। ट्रक हिलने लगा,
जैसे किसी भारी चीज ने उसे जकड़ लिया हो। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगाया, लेकिन ट्रक की गति जैसे थम सी गई थी। इसी दौरान एक डरावनी गूंजती हुई हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो वही औरत थी। मैंने बगल के मिरर में देखा, लाल साड़ी में लिपटी वही भयावह छाया वहां खड़ी थी। इस बार उसका रूप और भी विकराल था। बाल बिखरे हुए, चेहरा गला हुआ और आंखों से खून की धारें बह रही थीं। उसने हाथ उठाकर सीधा हमारी ओर इशारा किया। उसी पल इंजन एक झटके में बंद हो गया। कई बार कोशिश की पर गाड़ी चालू नहीं हुई। विक्रम अब लगभग रोने ही लगा था। भाई, लगता है हम अब नहीं बचेंगे। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने जल्दी से अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को बाहर निकाला और मन ही मन हनुमान जी का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही पहला श्लोक पूरा हुआ, हवा थमने लगी और उस औरत की चीख धीरे धीरे गूंज से गायब होने लगी। फिर अचानक एक सफेद तेज रोशनी फैली और वो लाल साड़ी वाली परछाई वहीं गायब हो गई। और तभी ट्रक का इंजन अपने आप जोर से गूंज उठा। विक्रम मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी खौफ झलक रहा था, लेकिन अब हम दोनों को यकीन हो चला था कि ये सब कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये कोई आत्मा थी और अब इससे मुकाबला करना ही होगा। ट्रक की हेडलाइटें अब भी उस डरावनी सड़क को चीरती चली जा रही थीं, लेकिन मन के अंदर का डर अब भी पांव पसारे बैठा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर दिमाग अब भी उस औरत की लाल आंखों और उसकी खौफनाक हंसी में उलझा हुआ था। विक्रम अब भी कांप रहा था। उसने अपनी जेब से छोटा सा ताबीज निकाला और कसकर पकड़ लिया। मेरे भीतर भी कई सवाल एक साथ उठ रहे थे। वो टूटी हुई बस, वो सफेद आंखों वाला अजनबी और ये लाल साड़ी वाली औरत, ये सब कुछ आखिर क्या था? क्या हम सच में किसी अशुभ रास्ते पर फंस गए थे? रात के तकरीबन 3:30 बज चुके थे। बारिश अब और भी जोर से हो रही थी। हिमाचल की इस वीरान घाटी से गुजरती ये सड़क अब किसी भटकती आत्मा की राह गुजर लगने लगी थी। हम दोनों अब बिना एक शब्द बोले तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। डर अब सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो हमारे चारों ओर भटक रहा था। मैंने एक तरफ लगे माइलस्टोन पर नजर डाली। मंडी 52 किलोमीटर, यानी मंजिल अभी दूर थी। मैंने सोचा कि अगर बिना रुके चलते रहें तो शायद हम इस खौफनाक हिस्से को पार कर सकें। लेकिन शायद किस्मत हमारी कोई और परीक्षा लेने के मूड में थी। जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ाई, सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वो बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ। उसने हल्की केसरिया टोपी और सफेद कंबल ओढ़ रखा था। उसकी आंखों से अजीब सी नीली चमक निकल रही थी और वो हल्के हल्के हाथ हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। विक्रम घबरा गया। भाई, कृपया रुकिए मत, ये आदमी नहीं लगता। मेरा भी मन नहीं था रुकने का, लेकिन वो बुजुर्ग इतना पास था कि अगर ब्रेक न लगाता तो ट्रक सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता। मैंने गाड़ी की रफ्तार घटा दी और ट्रक को थोड़ा बाईं तरफ मोड़ लिया ताकि उसे टकराए बिना निकल सकूं। हम जैसे ही उसके पास पहुंचे, वो आदमी एक पल में हवा में विलीन हो गया, मानो कभी था ही नहीं। विक्रम की चीख निकल गई और मैं भी सीट पर थोड़ा पीछे खिंच गया। दिल की धड़कनें जैसे दौड़ने लगी थीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी रूह कांप उठी। वो आदमी अब ट्रक के पीछे पीछे हवा में तैरता हुआ आ रहा था। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और उसकी गर्दन झुकी हुई थी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप ही बजने लगा, बिना छुए ही। विक्रम रोते हुए बोला, भाई, हनुमान चालीसा पर हो। मैंने बिना वक्त गंवाए गले से अपने बजरंगबली के लॉकेट को निकाला और पूरे दिल से चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पहले ही दोहे के साथ हॉर्न चुप हो गया, लेकिन तभी कुछ और डरावना होने लगा। हेडलाइट्स एक एक कर बंद होती गईं। अब हम एकदम अंधेरे में थे और सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर ट्रक की छत से किसी भारी शरीर के चलने की आवाज आई, मानो कोई ऊपर चढ़ा हो। विक्रम थरथराती आवाज में बोला, भाई, लगता है वो ऊपर आ गया है। मैं भी कांप उठा, लेकिन खुद को संभाला। मैंने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे रोक दिया, पर इंजन चालू ही रखा। विक्रम ने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली और ऊपर की ओर रोशनी डाली, लेकिन छत पर कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक फ्रंट ग्लास जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सामने वही बूढ़ा दिखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था।
उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और मुंह से काले धुएं के घुमावदार गोले फूट रहे थे। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और गुर्राकर बोला, बच नहीं सकेगा तू। मैंने बिना एक पल गंवाए गियर बदला और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। शीशे पर खून के धब्बे फैल गए थे, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस ट्रक दौड़ रहा था और हम उस डरावनी जगह से भाग रहे थे। पर लगता था ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही हम एक पुराना जंग लगा पुल पार कर रहे थे, सामने और भी भयावह दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी और अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया था कि हेडलाइट की रोशनी भी फीकी लगने लगी थी। विक्रम अब भी कांप रहा था, आंखें फटी की फटी थीं। उस अजनबी के होंठ हिल रहे थे जैसे वह कोई अनजानी भाषा में बड़बड़ा रहा हो। मगर उस समय मेरी हालत भी कुछ कम अजीब नहीं थी। जो कुछ भी थोड़ी देर पहले पीछे हुआ था, उसे सोचकर अब भी पूरे शरीर में झुरझुरी हो रही थी। वो बूढ़ा, उसकी जलती आंखें और ट्रक के शीशे पर छिटके हुए खून के निशान, सब जैसे अब भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं जानबूझकर पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। हम अब कांगड़ा जिले की सीमा पर बने एक पुराने पतले पुल के पास पहुंचने वाले थे। दोनों ओर घना जंगल था। पेड़ पानी से नहाए हुए और हवा में झुकते झुकते डरावने लगने लगे थे। बारिश लगातार हमारे शीशे पर पड़ रही थी, जिससे दृश्य धुंधले होते जा रहे थे। उसी वक्त मेरी नजर पुल के बीचों बीच खड़े एक इंसान पर पड़ी। विक्रम की घबराई हुई आवाज आई, अरविंद भाई, वो देखो, कोई खड़ा है, अब क्या करें? मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। वो इंसान पूरी तरह भीगा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक साया नजर आ रही थी जो हिल भी नहीं रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। विक्रम फुसफुसाया, भाई, कहीं ये भी कुछ वैसा ही तो नहीं? उसका जुमला अधूरा रह गया, लेकिन बात मेरी समझ में आ गई थी। मेरा भी मन घबरा रहा था, पर सोचा शायद कोई राहगीर हो जो बारिश में फंसा हो। मैंने ट्रक धीमा किया, खिड़की कुछ नीचे की और आवाज लगाई, ओ ये सुन, इतनी रात इस वीरान जगह पे क्या कर रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। वो परछाई जिसकी तस खड़ी रही। विक्रम धीरे से बोला, भाई, इससे बचिए, अजीब लग रहा है। मैं गियर बदल ही रहा था कि तभी ट्रक ने खुद को जैसे ठप कर दिया। इंजन बिल्कुल बंद हो गया। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं। हम दोनों को जैसे सांसें लेना भी मुश्किल लगने लगा। अब वो परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे नजदीक आया, उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होता गया, लेकिन वो इंसानी चेहरा नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे, मुंह से खून रिस रहा था और पूरा शरीर गीली मिट्टी में लथपथ। सबसे भयानक बात, उसके होंठ किसी ने काले धागों से सी दिए थे। विक्रम घबरा गया। दरवाजा बंद करो जल्दी। मैंने फौरन ट्रक का गेट बंद किया और फिर से स्टार्ट बटन दबाया। वो अब ट्रक की खिड़की से चिपक चुका था। उसकी उंगलियों से कीचड़ बह रही थी और वो सिर को अजीब तरीके से झटका दे रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों से काले धुएं के झोंके निकल रहे थे। उसी क्षण उसके सिल दिए होंठ धीरे धीरे खुलने लगे, जैसे कोई जादू टूटा हो। विक्रम ने हड़बड़ाकर हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जान बचाने के लिए एक बार फिर पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार इंजन ने आवाज की और ट्रक झटके से चल पड़ा। जैसे ही ट्रक तेजी से बढ़ा, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर तभी जैसे ही पुल का आखिरी सिरा आया, एक और परछाई ट्रक के सामने प्रकट हो गई। इस बार एक औरत थी, सफेद साड़ी में और चेहरा बालों से ढका हुआ। मैं ब्रेक दबाना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे पैर किसी ने जकड़ लिए हों। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर जमीन से कुछ ऊपर तैर रहा था। पानी उसके पैरों से बह रहा था जैसे कोई छाया हो। अब मेरे भीतर भी ये बात पक्की हो गई, ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। हिमाचल की ये वीरान सड़क किसी शाप का हिस्सा थी। विक्रम ने डर से चिल्लाया, भाई भागो यहां से, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और जैसे ही ट्रक औरत से टकराने वाला था, वो गायब हो गई। लेकिन राहत नहीं मिली। अब ट्रक के अंदर किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने धीरे से पीछे देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था। शरीर का खून जैसे जम गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थमे हुए थे और ट्रक अपनी गति से भाग रहा था, पर अब लग रहा था
जैसे हम किसी अनदेखे भंवर में घुसते जा रहे थे। ट्रक के अंदर की हवा अचानक बहुत भारी लगने लगी थी। पीछे से आती सिसकियों की आवाज अब बेहद साफ हो चुकी थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी हलकती हुई सांसों के साथ वह बुदबुदाते हुए बजरंग बाण दोहराने लगा था। मैं खुद भी धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की ओर देखने लगा। किसी के झुके हुए चेहरे की हल्की परछाई दिख रही थी। वह एक महिला थी जिसकी हल्के हरे रंग की सलवार पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके उलझे बाल गालों पर चिपके थे और वो करुण स्वर में सुबक रही थी। उसका रोना अब एक असहनीय दर्द में तब्दील हो चुका था, जैसे कोई बीती पीड़ा फिर से जिंदा हो गई हो। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे थे। मैंने फौरन विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें उस ओर टिकी थीं और फिर वो चिल्ला पड़ा, भाई, ये ट्रक में कैसे आ गई? मेरी खुद की समझ भी जवाब दे चुकी थी। ये हकीकत थी या कोई माया, कुछ नहीं पता चल रहा था। ट्रक न आगे बढ़ पा रहा था और न रुक पा रहा था। फिर वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। जैसे ही उसकी नजर मेरी आंखों से टकराई, मेरा रोम रोम सिहर उठा। वो आंखें किसी इंसानी नजर की नहीं थी, तेज लाल, गहराई में उतरती हुई और डर से भरी। उनमें से गाढ़ा काला पानी रिस रहा था, जैसे कोई पुराना जख्म अब भी बह रहा हो। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, त्वचा जगह जगह से उधड़ी हुई और होंठ जैसे किसी स्याह झर में डूबे हुए। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि ट्रक का शीशा फुहारों से धुंधला गया। फिर ट्रक का इंजन अचानक एकदम शांत हो गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया और सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज रह गई थी। मैंने बार बार कोशिश की इंजन चालू करने की, मगर सब व्यर्थ। तभी वो बोलने लगी। उसकी आवाज एक गूंजती हुई अस्वाभाविक गहराई से आती प्रतीत हो रही थी। तुम इस रास्ते से लौट नहीं सकते। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपते हुए बड़बड़ाने लगा, भाई, ये हमारा अंत है। मैं घबराकर अपनी गर्दन से बजरंग बली का लॉकेट निकाला और कसकर थामते हुए धीरे धीरे मंत्र जपने लगा। AUM श्री हनुमते नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वो औरत जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तीव्र और भयावह थी कि ट्रक के दरवाजे हिल उठे। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों से लाल खून की धार फूट पड़ी। फिर वो अचानक धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। ट्रक की खिड़कियों पर उसके हाथों के स्याह निशान छूट गए और अंदर की हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना कठिन हो गया। विक्रम सिसकते हुए बोला, भाई, अब नहीं, अब हमें यहां से निकलना ही होगा। मैंने दोबारा कोशिश की और इस बार इंजन की आवाज गूंज उठी। हेडलाइटें चमक उठी और मैंने ट्रक को पूरे जोर से आगे बढ़ा दिया। पर हम इस भ्रम में थे कि अब खतरा टल गया है। दरअसल हम अभी भी उस श्रापित घाटी के भीतर ही थे। मैंने गियर बढ़ाते हुए ट्रक की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन सामने का रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चारों ओर अंधेरा और घना हो चला था और बारिश और भी तीव्र हो गई थी। ट्रक के भीतर अब भी असहज सी ठंड फैल चुकी थी, जो बाहर की उमस से बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। विक्रम अब भी कांप रहा था। उसकी घबराहट और सांसों की आवाज ट्रक के भीतर गूंज रही थी। वो बार बार मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछ रहा था, भाई, ये रास्ता कहीं और तो नहीं ले जा रहा ना? मैंने बस धीरे से सिर हिलाया, लेकिन सच तो ये था कि अब मुझे भी यकीन नहीं रह गया था कि हम सही दिशा में हैं। सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ थे, उनकी शाखाएं अब कुछ अलग सी दिखने लगी थीं, नीचे को झुकी हुई, मानो किसी को अपनी ओर खींचने को तैयार हों। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, तभी अचानक ट्रक की हेडलाइटें अपने आप बंद हो गईं। मैंने फौरन ब्रेक मारा। ट्रक वहीं थम गया। अंदर फिर एक अजीब सी खामोशी पसर गई। सिर्फ विक्रम की थरथराती सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने हेडलाइट ऑन करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वाइपर बंद हो चुके थे, हॉर्न भी बेअसर, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे ट्रक की ऊर्जा खींच ली हो। तभी बाहर किसी के पैरों की चुपचाप आहट सुनाई दी। विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई, कोई बाहर है। मैंने धीरे से फोन निकाला और उसका टॉर्च ऑन किया। जैसे ही रोशनी बाहर पड़ी, मेरी रूह तक कांप गई। एक औरत ट्रक के बगल में खड़ी थी और उसका पूरा शरीर आग से झुलसा हुआ था। उसकी आवाज सुनते ही विक्रम के बदन में एक सिहरन दौड़ गई और वो घबराकर मेरी तरफ लपका। अरविंद भाई, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुछ करो। मैंने एक पल भी गंवाए बिना
अपने गले में लटक रहे हनुमान जी के लॉकेट को मुट्ठी में कस लिया और आंखें बंद करके मन ही मन गहराई से जाप शुरू कर दिया। AUM अपराजिता नमः। जैसे ही ये शब्द मेरे होंठों से निकले, ट्रक के भीतर गर्म हवाओं की एक भयानक लहर फैल गई। सामने खड़ी वो औरत जोर जोर से चीखने लगी। उसके जले हुए बदन से उठता धुआं अब अंगारों में बदल रहा था। उसने अपने झुलसे हुए हाथों से ट्रक के विंडस्क्रीन पर वार किया और कांच में गहरी दरारें उभरने लगी। मैं लगातार मंत्र पढ़ता रहा। हर बार के उच्चारण पर उसकी चीखें और तीव्र होती जा रही थीं। तभी ऊपर आसमान में बिजली गिरी और वो औरत एक तेज धमाके के साथ झलकर राख हो गई। उसकी आखिरी चीख इतनी डरावनी थी कि पूरा पहाड़ जैसे थर्रा उठा। उसी क्षण सड़क किनारे खड़े बाकी जले हुए लोग भी धीरे धीरे धुएं में घुलकर हवा में समा गए। ट्रक के अंदर की गर्मी अचानक से गायब हो गई। बिना किसी प्रयास के इंजन स्टार्ट हो गया, हेडलाइट जल उठी और स्टीयरिंग एक बार फिर सहज हो गया। विक्रम कांपती आवाज में बोला, भाई भागो यहां से, एक पल भी नहीं रुक सकता अब। मैंने कुछ कहे बिना ट्रक को गियर में डाला और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। अब ये रास्ता कुछ बदला बदला लग रहा था। जो गहरी खाई कुछ समय पहले सामने दिख रही थी, अब वहां समतल जमीन थी। पेड़ जो पहले टेढ़े मेढ़े थे, अब सीधे और शांत खड़े थे। हवा जो कुछ देर पहले असहनीय ठंडी थी, अब सामान्य लग रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब हमने पीछे मुड़कर देखा। ना वो औरत थी, ना कोई राख और ना ही वो डरावनी परछाइयां। ऐसा लगा मानो वो सब कभी हुआ ही नहीं। विक्रम ने मेरी ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, भाई क्या ये सब सपना था? मैंने गहरी सांस ली और सिर हल्के से हिलाया। नहीं विक्रम, ये सब सच था, मगर शायद अब हम उससे बाहर निकल आए हैं। ट्रक अब हिमाचल की उस मनहूस घाटी से निकल चुका था, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। कहीं ना कहीं मन में ये डर था कि शायद ये सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। शायद वो औरत अब भी हमें कहीं दूर से देख रही है। शायद हम दोबारा इस रास्ते पर कभी ना लौटें। ट्रक अब बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर ऐसे जमे हुए थे जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें वहीं रोक रही हो। विक्रम बगल में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वो डर साफ नजर आ रहा था। बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट अब भी जारी थी। कभी कभी बिजली आसमान को चीरती थी और दूर दूर तक कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी अब भी थी, जैसे हम अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुए हों। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की गति थोड़ी कम कर दी। अब मैं किसी भी तरह के नए खतरे में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात थी जो मन में चुभ रही थी। क्या वो वाकई खत्म हो गई थी या बस अभी के लिए हमें छोड़ गई थी? तभी विक्रम ने फिर धीरे से कहा, भाई बिना रुके सीधे चलते रहो। मेरे मन को अब भी बेचैनी हो रही है। लगता है वो अब भी आसपास ही है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं। मैंने धीमे से जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा हूं विक्रम। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ और कह पाते, ट्रक एक तीखे मोड़ पर पहुंचा और मेरी नजर अचानक सामने सड़क किनारे पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक टूटा फूटा पुराना सा मंदिर। मैं चौंक गया, क्योंकि इस रास्ते से मैं कई बार निकला था, लेकिन ये मंदिर कभी नहीं देखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मंदिर की दीवारें जली और टूटी हुई थीं। छत आधी गायब थी और दरवाजे पर किसी लाल रंग की स्याही से कुछ लिखा था। शायद कोई प्राचीन लिपि, जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। विक्रम ने भी उस मंदिर को देखा और सहमते हुए बोला, भाई ये मंदिर तो पहले कभी नहीं था। हम तो इस रास्ते से दर्जनों बार गए हैं। मैं चुप रहा और ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। लेकिन तभी ट्रक के ठीक सामने अचानक एक साया दौड़ता हुआ आया। मैंने झट से ब्रेक मारा। ट्रक एक झटके के साथ रुका और हम दोनों आगे की ओर झुक गए। मेरा माथा स्टीयरिंग से टकराया, लेकिन उस पल दर्द महसूस करने का समय नहीं था। जैसे ही हमने सामने देखा, हमारी सांसें थम गईं। वो औरत फिर से हमारे सामने खड़ी थी। उसका रूप अब और भी भयावह हो गया था, जैसे आग ने उसके पूरे वजूद को भस्म कर दिया हो। उसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं और आंखों में ऐसी आग थी जैसे किसी भट्टी से निकली हो। चेहरा एक जिंदा लाश जैसा दिखने लगा था और इस बार उसके हाथ में एक पुरानी अधजली गुड़िया थी जो बस राख में बदलने ही वाली थी।
उसने धीरे धीरे अपनी अंगारों सी जलती उंगलियां उठाईं और हमारे ट्रक की ओर इशारा किया। उसी क्षण ट्रक के चारों ओर जोरदार धमाके गूंजे, जैसे चारों दिशाओं में आग की दीवार खड़ी कर दी गई हो। खिड़कियों से झनझनाने की आवाजें आने लगीं और ट्रक कांपने लगा। विक्रम सिसकते हुए रो पड़ा, भाई अब तो गया काम, ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं अरविंद डर के आगे कभी नहीं झुका। मैंने जल्दी से जेब से हनुमान जी का लॉकेट निकाला और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। जैसे जैसे मेरी आवाज गूंजने लगी, वो औरत कांपने लगी। उसकी आंखों की आग अब कमजोर होने लगी। उसके चेहरे पर अब साफ गुस्सा दिख रहा था और उसने एक भयानक चीख मारी। मैंने अगली चौपाई और जोर से बोली, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब वो औरत हवा में ऊपर उठने लगी, जैसे धधकता अंगारा आसमान की ओर उड़ रहा हो। उसकी देह से धुएं और चिंगारियां निकल रही थीं। उसने एक जलता हाथ हमारी ओर बढ़ाया, पर अब उसकी ताकत जैसे खत्म हो रही थी। मैंने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से आखिरी चौपाई बोली, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। ये शब्द जैसे ही मेरे होठों से निकले, आकाश में एक झोर की बिजली चमकी और एक धमाके की आवाज के साथ वो औरत भभक कर जल उठी। कुछ ही पलों में वो राख में बदलकर गायब हो गई। उसकी चीखें घाटी भर में गूंज उठी और ट्रक के आसपास फैला सारा अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। अब सब कुछ शांत हो गया था। न कोई साया, न परछाई, सिर्फ हल्की बारिश और ठंडी हवा का एहसास बचा था। विक्रम ने आंखें खोली, उसकी आवाज थरथराई, भाई क्या अब वो चली गई? मैंने बाहर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अब शायद मुक्ति मिल गई। ट्रक अब सामान्य लगने लगा था। मैंने गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया। कुछ दूरी पर एक पुरानी सी चाय की टपरी नजर आई। मुझे लगा अब हमें थोड़ा ठहरना चाहिए। हमने ट्रक एक ओर खड़ा किया और टपरी की तरफ बढ़ गए। अंदर पहले से कुछ लोग बैठे थे। हम सीधे काउंटर तक पहुंचे और 2 चाय का ऑर्डर दिया। वहां बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति जो टपरी का मालिक लग रहा था, हमारी तरफ देखकर बोला, पुत्र किस रास्ते से आए हो? मैंने कहा, बाबा जी पीछे जंगल वाला जो पुराना हिमाचल का रास्ता है, उसी से आ रहे हैं। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने हमें ध्यान से देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, बच्चा उस रास्ते पे जो गया है वो लौटा नहीं। तुम दोनों जिंदा आ गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। मैंने चाय का घूंट लिया, गहरी सांस ली और कहा, शायद बजरंग बली की कृपा थी, वरना बचना नामुमकिन था। उस रात पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी सचमुच वापस मिल गई हो, जैसे मौत हमें छूकर निकल गई हो। मैं और विक्रम वहीं बैठ गए। हमारे हाथ अब भी कांप रहे थे। चाय की गर्माहट भी दिल में जमी ठंड को नहीं पिघला पा रही थी। टपरी वाला बूढ़ा हमें अब भी घूर रहा था, जैसे ये यकीन नहीं कर पा रहा हो कि हम वाकई उस रास्ते से जिंदा लौट आए हैं। उस दिन के बाद मैंने किसी भी अजनबी को लिफ्ट नहीं दिया और मैंने हादसे के बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।